नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। सेट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई मुझसे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन को आप लोग अगर स्किप कर लीजिएगा और उसके बाद प्रश्नों को लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से बारी बारी सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका सही प्रश्न रहेगा, जिसमें टोटल 200 मार्क्स और अवधि 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 5 प्रश्न गणित से होने वाले हैं, तो गणित के प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी के 95 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AK सिकरी, ऑप्शन सी PN भगवती, ऑप्शन डी YV चंद्रचूड़। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी PN भगवती। ठीक है दोस्तों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन सी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा कथन गलत है वो है ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी गलत होगा। अब चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान के अनुच्छेद है उसमें संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, वो है हमारा अनुच्छेद 108। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए, लोकसभा उप अध्यक्ष, ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों,
तो जो भारत के संविधान में जो पद का उल्लेख नहीं है इनमें से, वो है हमारा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान है या करता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, जो राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु चाहिए वो है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन डी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन बी लोगों के सहभागिता का, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास का, ऑप्शन डी ये सभी का। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ये सभी का, यानी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों के सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा, ऑप्शन बी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, ऑप्शन सी चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में, ऑप्शन डी भारत की संसद द्वारा। तो दोस्तों
इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, राज्य के मुख्य सचिव के पास। तो दोस्तों, जो राज्य मानव अधिकार आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किनके समक्ष? यानी कि राज्य सरकार के पास। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो जो रॉलेट एक्ट था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो था ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ही रॉलेट एक्ट को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो आत्मीय सभा के संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन वाइज देखते हैं। ऑप्शन ए, चौसा, देवरा, कनौज, सरहिंद। ऑप्शन बी, देवरा, कनौज, चौसा, सरहिंद। ऑप्शन सी, सरहिंद, देवरा, चौसा, कनौज। ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। तो जो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में जो सही क्रम है वो है हमारा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? ऑप्शन ए, बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। तो जो मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था वो परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, सरदार पटेल। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो जो आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है तो जो बोले थे वो थे हमारे
महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी रहीमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन डी शौकत अली। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी बिम्बिसार। तो जो गौतम बुद्ध थे एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के समय प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईस्वी में, ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने थे वो सेल्यूकस को पराजित किए थे ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की ओर। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो जो रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे वे थे ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मन मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो जो अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था वो था शासक ऑप्शन डी बहलोल लोदी। ठीक है दोस्तों, जो लोदी वंश का संस्थापक भी था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। और जो अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं।
पहला है सांकेतिक मुद्रा, दूसरा है दोआब में कर वृद्धि, तीसरा है राजधानी परिवर्तन और चौथा है कराची अभियान। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सही क्रम में कालक्रमानुसार सजाना है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो आपको सही कालक्रमानुसार में सजाया हुआ है। ऑप्शन ए 3 1 4 2, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 2 3 1 4। तो जो सही क्रम में सजाया हुआ है वो है हमारा ऑप्शन डी 2 3 1 4, यानी कि दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और चौथा है कराची अभियान। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2021 से 22, ऑप्शन बी केंद्रीय बजट 2018 से 19, ऑप्शन सी केंद्रीय बजट 2019 से 20, ऑप्शन डी केंद्रीय बजट 2020 से 21। ठीक है दोस्तों, तो जो पेपरलेस बजट है वो है केंद्रीय बजट 2021 से 22। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर। पोंग और तापू खाली स्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो पोंग और तापू है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी गाद, ऑप्शन डी हिमनद। तो जो जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन डी हिमनद। ठीक है दोस्तों, हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है बल्कि ये ताजे पानी का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें आपका एक तरफ खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ खेल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें कौन सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए सानिया रिचर्डसन का संबंध हॉकी से, ऑप्शन बी पॉल पोगबा का संबंध फुटबॉल से, ऑप्शन सी पामेला जेलिमो का संबंध भारोत्तोलन से, ऑप्शन डी किरण पोलार्ड का संबंध क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी पामेला जेलिमो को भारोत्तोलन से संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? ऑप्शन ए प्रो अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एलन सीसेन पाई, ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की वो
डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम था। ऑप्शन ए UNCTAD, ऑप्शन बी GATT, ऑप्शन सी UNIDO, ऑप्शन डी OECD। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो WTO का पूर्ववर्ती नाम था वो था GATT। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम हो गया आपका द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क के पास, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल के पास, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को के पास, ऑप्शन डी बोस्टन के पास। तो जो सिलिकॉन वैली स्थित है वो है सैन फ्रांसिस्को के पास। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। ऑप्शन ए पौधे और जानवर, ऑप्शन बी शैवाल और कवक, ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ऑप्शन डी हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है वो है ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा वो दोस्तों 2010 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका? ऑप्शन ए जलीय वातावरण का, ऑप्शन बी मृदा का, ऑप्शन सी वायु का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो जो जैविक ऑक्सीजन डिमांड है वो एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका दोस्तों? तो जलीय वातावरण का। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आइए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन ए विकसित गांव विकसित भारत, ऑप्शन बी विकसित युवा विकसित भारत, ऑप्शन सी युवाओं का विकास देश का विकास, ऑप्शन डी युवाओं की बढ़ती जन भागीदारी। ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था वो था विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध
व्यक्तित्ववाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी खेल। ठीक है दोस्तों, तो जो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो संगीत से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की ओर। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गोवा। ठीक है दोस्तों, तो जो 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी हाल ही में निकला, उसमें जो झांकी को प्रथम स्थान दिया गया वो है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड को। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी ट्रिपल आर, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द कश्मीर फाइल को। ठीक है दोस्तों, यानी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु बेस्ट फिल्म चुना गया है द कश्मीर फाइल को, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुचिंद्र कुमार, ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी हरि कुमार, ऑप्शन डी एस एन प्रधान। तो जो भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख बने हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में हाल ही हुआ है, उसमें जो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य है वो है केरल। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों जो 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के जो 33% भूभाग पर वनावरण जो लक्ष्य प्राप्त किया है, उसमें आपको टोटल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही उत्तर होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर।
पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो जो पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जा रहा है महिला प्रीमियर लीग 2023 का, उसमें जो टोटल टीमें भाग लेगी वो नंबर है आपका दोस्तों ऑप्शन ए, 5 टीमें इसमें भाग लेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए युवा 2.0, ऑप्शन बी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो योजना की शुरुआत की है वो है युवा 2.0। ठीक है दोस्तों, इस योजना में आपको दोस्तों 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए युवा 2.0। अब चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, उनका संबंध जो है वो है भारत के पंजाब से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में होने वाला है वो दोस्तों ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत और श्रीलंका दोनों में होने वाला है। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ए तथा बी दोनों, यानी कि डी आपका सही उत्तर। अब चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध अगर खेल से है तो वह है भारोत्तोलन से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न की ओर। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.3%, ऑप्शन सी 3.8%, ऑप्शन डी 4.2%। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा
ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2.3%, जो बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का प्रतिशत है। तो यानी आपका बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न की ओर। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सेट 1 में भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न मिला था और इस सेट में भी आपको मिल रहा है देखने को राज्यपाल। तो एक बार आप लोग सभी राज्यों के राज्यपाल को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन। ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन बी सीपी राधा कृष्णा, ऑप्शन सी शिव प्रसाद शुक्ला, ऑप्शन डी गुलाब चंद कटारिया। तो जो सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न की ओर। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं वो हैं ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जगह का नाम बताना है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हायाकुरी, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। ठीक है दोस्तों, तो जो वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ है वो कहाँ दोस्तों? ऑप्शन ए हायाकुरी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है वो दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न की ओर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी बेन स्टोक्स, ऑप्शन डी ईशान किशन को। तो जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नामित किया गया है वो है हमारे ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी साहित्य। तो दोस्तों इनका संबंध जो था वो था विज्ञान से। ठीक है दोस्तों, जो श्रीनिवास वर्धन थे इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो विज्ञान से। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों 52 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 7 बार, ऑप्शन डी 9 बार। तो जो शरद यादव थे उनका हाल ही में निधन हो गया
वे जो लोकसभा हेतु चुने गए थे वो कितनी बार? तो 7 बार। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इनका संबंध किस पार्टी से था? तो समाजवादी पार्टी से, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा के लिए वे 7 बार चुने गए थे, और राज्यसभा के लिए कितने दोस्तों? तो राज्यसभा के लिए वे 3 बार। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा के लिए 7 बार, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एम वी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 65। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए 51। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ए इज द राइट आंसर। 51 दिनों में ही जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एम वी गंगा है, वो विलास ने 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो जो हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, वो देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रणव सेन, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी राधा सिन्हा, ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र कोहली। तो जो पुस्तक है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, उनके लेखक हैं सुधा मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा कि इस पुस्तक के जो लेखक है कौन है? सुधा मूर्ति, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 फरवरी को, ऑप्शन बी 12 मार्च को, ऑप्शन सी 14 मई को, ऑप्शन डी 7 नवंबर को। तो जो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को दोस्तों? तो 11 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और किन के उपलक्ष्य में दोस्तों? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, 11 फरवरी को उनका जन्म दिवस है, और इसी दिन प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी बहरीन। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है दोस्तों, यानी बी इज द राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1983 में, ऑप्शन डी 1999 में।
तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो दक्षिण गंगोत्री, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी 1983 में। ठीक है दोस्तों, 1983 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। किसकी दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री, जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, ये जनजातीय हैं और ये आपका हो गया राज्य। ठीक है दोस्तों, ये इसमें एक तरफ टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो ये हो गया राज्य और ये हो गए जनजाति। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा युग सही सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। लिम्बू सिक्किम राज्य, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें जो सही सुमिलित है वो है ऑप्शन ए, 1 एवं 3। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लिम्बू जो है सिक्किम राज्य और डोंगरिया उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही सुमिलित है। और जो कार्बी जनजाति है दोस्तों वो है असम में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। ये इज द राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी मिशिगन, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो दोस्तों जो एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील है वो है कौन दोस्तों? तो ऑप्शन बी मिशिगन। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 1.3%, ऑप्शन सी 0.93%, ऑप्शन डी 0.03%। तो जो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी दोस्तों? तो ऑप्शन ए 0.01%। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पेरुवियन, ऑप्शन बी सुसीमा, ऑप्शन सी एल नीनो, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी जलधारा है जो गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेरुवियन। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो पेरुवियन है वो गर्म जलधारा का इसमें उदाहरण नहीं है, यानी ए इज द राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है ऑप्शन ए ताप की समानता, ऑप्शन बी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, ऑप्शन सी
एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन डी सभी। तो जो भारतीय मानसून है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ठीक है दोस्तों, यानी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन जिसका प्रमुख कारण है, जिसमें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो जो नौकरेक जैवमंडल है दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है? वो है हमारे मेघालय राज्य में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा डेल्टा है जिसमें कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, कोरोमंडल तट जो है दोस्तों वो कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि जिसका कोई इकाई नहीं होता है, तो कौन सा है दोस्तों? तो है ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और जो घनत्व है उसका इकाई क्या होती है दोस्तों? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसमें जो दाब का होता है दोस्तों, तो दाब का होता है आपका इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोल देते हैं। और तीसरा जो होगा दोस्तों विस्थापन, इसका जो मात्रक होगा यानी इकाई वो होगा मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाइलागोमोमीटर का उपयोग होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्रकाशिक क्रियाकलाप, ऑप्शन सी अपवर्तनांक सूचक, ऑप्शन डी शुद्ध गति श्यानता। तो दोस्तों स्टाइलागोमोमीटर का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो पृष्ठीय तनाव मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जिसमें कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? शून्य। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऑप्शन सी, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ऑप्शन डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी गलत होगा। ऊर्जा के संबंध में जो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी गलत होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन ए, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो। ऑप्शन बी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी के सतह पर हो। ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन डी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ठीक है दोस्तों, जब अगर एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है तो वह किस स्थिति में दोस्तों स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो ऑप्शन सी के अनुसार जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह भंगुर नहीं है। ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन सी, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। ऑप्शन डी, यह ऊर्जा कुशल होता है। तो जो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों दोस्तों? तो यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन सी, स्थिर। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। तो जो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो लहरें बनती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य के कारण। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको एक बार याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन अणु का नाभिक बना होता है दोस्तों वो किससे बना होता है? तो केवल एक
प्रोटॉन के कारण। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए निम्न गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन सी ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक। ऑप्शन डी जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय। तो दोस्तों जो सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है वो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डी हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए निकिल। ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी ताप। ऑप्शन डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डी हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है किसको दोस्तों? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु है? ऑप्शन ए लिथियम। ऑप्शन बी सोडियम। ऑप्शन सी हीलियम। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु कौन सा है दोस्तों? तो वो होगा आपका लिथियम। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयनन ऊर्जा। ऑप्शन बी वियोजन ऊर्जा। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑप्शन डी विद्युत ऋणात्मकता। तो जो उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अगर आवश्यकता होती है तो दोस्तों किसको दोस्तों? आयनन ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साधारण नमक को। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट को। ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट को। तो दोस्तों जो प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसको? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है
AHCO3। इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए सल्फाइड गैस, ऑप्शन बी आयोडीन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी ब्रोमीड गैस। तो दोस्तों जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य के रोशनी में रखते हैं तो उससे जो गैस बनती है वो है दोस्तों ब्रोमीन गैस। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें कोई धातु अपने आसपास की उपस्थित नमी या एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो वो है दोस्तों संक्षारण। ठीक है दोस्तों, यानी संक्षारण के द्वारा ही कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या एसिड द्वारा प्रभावित होती है, उसको हम लोग संक्षारण बोलेंगे। यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी इथनोलॉजी, ऑप्शन सी इटियोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों वो कौन सा शब्द है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों वो शब्द है इथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों वो कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो वो है दोस्तों नाभिक। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ठीक है दोस्तों, इसमें आपको वो बताना है जो वो कौन सा अस्थायी ऊतक है जिसमें एक पौधे को कठोर और ज़्यादा मजबूत बनाता है, उस ऊतक का नाम बताना है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कोलेन काइमा, ऑप्शन बी पैरेन काइमा, ऑप्शन सी एरेन काइमा, ऑप्शन डी एस्केलेरन काइमा। तो दोस्तों वो कौन सा ऊतक है? तो वो ऊतक है दोस्तों ऑप्शन डी एस्केलेरन काइमा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। ठीक है दोस्तों, तो जो दूध का प्रोटीन है वो है
ऑप्शन बी केसिन। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी समजात अंग, ऑप्शन सी समरूप अंग, ऑप्शन डी विषम जातीय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी समरूप अंग। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? समरूप अंग, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समरूप अंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन ए फीता कृमि, ऑप्शन बी शरीर के जू, ऑप्शन सी सिर के जू, ऑप्शन डी किलनी। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि वह कौन सा है जो अंतः परजीवी का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए फीता कृमि, जो एक अंतः परजीवी का उदाहरण है, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑक्टोपस होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं दोस्तों, उनका जो खून का रंग होता है वो होता है दोस्तों नीला। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी नीला होता है। अब चलिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन ए गुर्दा पर, ऑप्शन बी फेफड़ा पर, ऑप्शन सी हृदय पर, ऑप्शन डी पेट पर। तो जो दोस्तों एंजियोप्लास्टी की जाती है वो कहाँ पर की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी यानी हृदय पर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 89 प्रश्न की ओर। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 90 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? दोस्तों इसमें आपको वो बताना है कि जिसमें कोई पीड़ित रोगी है वो भी अपना नेत्र को दान कर सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी टिटनेस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मधु में। ठीक है दोस्तों, मधु में रोग से जो पीड़ित रोगी है वो भी अपना नेत्रदान कर सकता है, जबकि एड्स, रेबीज, हैजा, टिटनेस, ल्यूकीमिया
आदि रोग जितने भी होते हैं दोस्तों, वो नेत्रदान अपना नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बाकी के जो 3 हैं वो गलत हैं, और आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मधुमेह, यानी ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी हशीश। ठीक है दोस्तों, तो जो तंबाकू में मौजूद होता है वो है दोस्तों निकोटीन। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऑप्शन ए पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी कच्चे माल का अभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो लघु उद्योगों की जो समस्या है दोस्तों, वो क्या हो सकता है इसमें? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। सेन वैट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क से, ऑप्शन बी मूल्य वर्धित कर से, ऑप्शन सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन डी केंद्रीय बिक्री कर से। तो जो सेन वैट है इनका संबंध दोस्तों किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ठीक है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम होगा दोस्तों, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है दोस्तों, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेन वैट। ठीक है दोस्तों, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसको आप याद रखिएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ठीक है दोस्तों,